अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 32 और लेक्चर नंबर 31 में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने पावर को डिफ़ाइन किया था और हम लोगों ने एनर्जी को डिफ़ाइन किया था और उसकी दो टाइप्स देखेंगे। आज हम एनर्जी और इसकी टाइप्स को ज़रा दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और उसके बाद हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि है हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनर्जी को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि जिस चीज़ या जिस बॉडी के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ज़्यादा वर्क कर सकती है। अगर एक बॉडी के पास 100 जॉल एनर्जी है तो वो ज़रूर 100 जॉल वर्क डन कर सकती है। और हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो कितना काम कर सकती है। सो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये हमारे पास जो होती है ये कहलाती है एनर्जी। जितनी ज़्यादा हमारे पास बॉडी के पास एनर्जी होगी या एबिलिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा वर्क डन करने की सलाहियत रखती होगी। दो टाइप्स हम लोगों ने देखी एनर्जी की जो कि हमारे पास आती थी। फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हमने इक्वेशन लिखी थी कि 1/2 मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो एनर्जी है ये टोटली हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, जितने मीटर पर सेकंड ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका स्क्वायर के लिहाज से उतनी ही ज़्यादा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। और दूसरी जो टाइप पड़ी थी वो थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की डेवलप होती है तो उसके पास वर्क करने की एबिलिटी आती है। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी वर्क कर रही है या कर सकती है या करने लगी है तो इसका मतलब है कि उसके पास ऑलरेडी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। और हमने बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ख़ास तौर पे स्पेसिफिक होकर बात की थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। हमने कहा था कि मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। और हमें पता है कि अर्थ के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। और तीसरी चीज़ जो मल्टीप्लाई होनी है वो है हाइट ऑफ द बॉडी। और आज हम ज़्यादातर बात करेंगे कि ये एच की जो वैल्यू है ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, हमारा रेफरेंस क्या होता है और हमारी बॉडी कहाँ पे मौजूद है और उन दोनों के दरमियान में हाइट क्या है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लेट से एक बॉडी है जिसको जो कि शुरू में मौजूद थी यहाँ पे, जिसका मैस है m। लेट से मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ और इसको मैंने ले आया हूँ पॉइंट 2 के ऊपर, जहाँ पे इसकी हाइट पहले h1 थी इस पॉइंट के ऊपर। और जब मैं इसको ऊपर ले गया तो इसकी जो हाइट है वो बन गई हमारे पास h2। तो अगर फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में आने वाली पोटेंशियल एनर्जी को देख रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली हाइट को कंसिडर करूँगा जिसको मैंने h लेबल किया हुआ है। हम आमतौर पे जो सेकंड पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, हम आमतौर पे इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया 1 और कोई भी पॉइंट ले लिया 2। इस किसी भी पॉइंट 1 की हाइट थी h1 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस और दूसरे की थी h2। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में अगर पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना है उस बॉडी की जिसका मैस हमारे पास m है, तो सारी बात है मैं जो h की वैल्यू पुट करूँगा वो भी इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली h की वैल्यू को पुट करूँगा, जो कि अगर डायग्राम से देखें तो हमारे पास क्या है कि h2 है, ये हमारे पास इसमें से h को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा h2, जो हमारे पास जो है h बच जाएगा। इसका मतलब है कि h2 में से जब h1 को निकाल देंगे तो हमारे पास h की वैल्यू बच जाएगी, जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली h है। और इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी हमारे पास mg इंटू h2 माइनस h1। सो फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। वो सेकंड पॉइंट हमारा रेफरेंस पे भी हो सकता है जहाँ पे वैल्यू 0 है, वो सेकंड पॉइंट हमारा उसके अलावा भी कोई हो सकता है। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हमारे पास जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है या मैयर की जा रही है, हम लोगों ने जो h की वैल्यू है उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली वैल्यू को पुट करना है। हमेशा रेफरेंस 0 वाले को सेकेंड पॉइंट के तौर पर नहीं लेना, ज़्यादातर इसी को लिया जाता है लेकिन लाजमी नहीं है। तो जो भी दो पॉइंट्स जिनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, आपने सिर्फ h की वैल्यू सिर्फ उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली पुट करेंगे तो फिर उन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आने वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे जाउल्स के अंदर। अब ये दो बातें हमें समझ आ जाती हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से पैदा होती हैं और उनको निकाला कैसे जाता है, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग अच्छी पोजीशन में आ गए हैं
कि अब हम लोग एनर्जी से रिलेटेड एक पहला प्रिंसिपल है, एक पहला रूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको ज़रा डिटेल से स्टडी करते हैं, विच इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। कहता है क्या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं किसी भी तरफ, हाइट वाइज या वेलोसिटी वाइज, तो हमारे पास जितना वर्क किया जाएगा उस बॉडी की एनर्जी के अंदर भी उतना ही चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बॉडी की हाइट बढ़ाता हूँ 1 से लेकर उसको 2 पे ले जाता हूँ, तो जाहिर बात है 1 से लेकर अगर 2 तक मेरे पास वर्क डन है W12, तो जाहिर बात है ये जो वर्क डन होगा मेरे पास एग्जैक्टली बराबर होगा जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया है। हमें पता है ये जो सिंबल है जिसे बोलते हैं डेल या इसे बोलते हैं डेल्टा, ये हमारे पास चेंज को शो करता है। सो चेंज जितना भी आया पोटेंशियल एनर्जी में वो उतना ही आएगा जितना 1 से लेकर 2 तक या उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमने वर्क किया। सो वर्क डन जो भी बॉडी पे करेंगे, जितना करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा और उतना ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। अगर एक बॉडी के ऊपर हमने 10 जॉल वर्क किया है तो जाहिर बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या उसकी जो भी एनर्जी उस टाइम पे है, उस एनर्जी के अंदर भी 10 जॉल का ही चेंज आएगा, चाहे पॉजिटिव वर्क हुआ चाहे नेगेटिव वर्क हुआ। पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो जाएगी 10 जॉल और अगर नेगेटिव है तो 10 जॉल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हम एक छोटा सा प्रूफ कर सकते हैं जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन वाकई चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन विच इज़ इक्वल टू m इंटू ए। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ F इज़ इक्वल टू m इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास वाकई डेल v ओवर डेल t के बराबर होता है। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ का जो डेल होता है वो क्या होता है, उस चीज़ की फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज़ की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अब मैंने वर्क फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड्स पे क्या करूँगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास क्या बचेगा, लेट से फाइंड आउट करते हैं। तो मैं दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और हमारे पास बन जाएगा m इंटू डी डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू बी एफ माइनस वी आई। इसी तरह हम लोग कोई और भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, जैसे कि हम लोग जिस पे स्क्वायर आ रहा है, जैसे कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, हम इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं a की वैल्यू। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, 1/2s इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं तो हम लोग f की वैल्यू और उसके बाद जो है वो d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग ज़रा क्या करते हैं कि f इज़ इक्वल टू m a में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f क्या हो जाएगा हमारे पास, m इंटू 1/2s इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास इवेंचुअली जो होगी वो हमारे पास बराबर हो जाएगी, अगर d से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाई बाय d एंड मल्टीप्लाई बाय d, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये इससे कट जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क बन जाएगा। और ये जो 1/2 है और जो m है ये जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 1/2 m वी एफ से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद हमारे पास वी आई से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास। ठीक है, अब जारी बात है ये 1/2 एम वी स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और अगर फाइनल वेलोसिटी है तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और वर्क डन हो जाएगा हमारे पास दिस वन इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल जो होता है वो उस चीज़ के डेल के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज़ इक्वल टू डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हम लोग ज़रा इसको अगर रिवाइज करें तो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है इंस्टेड ऑफ सेकंड लॉ, ताकि हमारे पास आसानी से ये चीज़ निकल आए v का स्क्वायर। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें से a को अलग किया तो 1/2s इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो गया। और अगर हमने इसको सेकेंड लॉ में दोबारा से पुट किया है तो f बराबर हो जाता है हमारे पास m इंटू आगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, दोनों तरफ d से यानी कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि s या फिर d होता है हमारे पास। तो हमने d से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस से कट गया और हमारे पास
F इंटू डी बन गया वर्क, 1/2 यहाँ पे आ रहा है और m आ रहा है, और वो VF और VI स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब ये हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि बराबर होगी हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि हमारे पास जो भी वर्क डन होता है हमारे पास चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन और जो फोर्स लगाई गई है जो कि वर्क करेगी वो उस चीज़ की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए की गई है। तो अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर वर्क किया है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो जारी बात है हमारे पास जितना भी वर्क डन किया है उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया। अगर हमने यही वर्क किया होता किसी चीज़ की हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो हमारे पास जो भी वर्क डन होता mg इंटू h2 माइनस h1 वो उस चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सो हमारे पास इसी तरह प्रूफ किया जा सकता है इस सिचुएशन के लिए कि वर्क डन जो होता है वो हमारे पास चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे पास किसी चीज़ की ऊपर वर्क किया जा रहा है और उसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तब हमारे पास जो कंजर्वेशन होगी और हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रहा है प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। सो अगर कंप्लीटली देखा जाए तो हमारे पास वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर सिंगल सिंगल और अलग-अलग करके देखा जाए तो अगर वर्क डन ने हाइट बढ़ाई है तो सिर्फ ये, और अगर वर्क डन ने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है हाइट नहीं बढ़ाई तो हमारे पास सिर्फ ये होगा। और हमारे पास इस चीज़ का ये प्रूफ आपकी बुक में भी किया हुआ है और इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन किया है। सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सिर्फ एक हमारे पास प्रिंसिपल है जो कि आगे जाके बहुत जगह पे इस्तेमाल होना है, तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन भी किया और हमने उसको इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको प्रूव भी कर लिया और इजीली हम हर सिचुएशन के लिए प्रूव कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा आप इसको रीड कीजिएगा और इसको अच्छी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने हैं तो आप लोग तब तक इसमें से सारा कुछ क्लियर आउट करें। कोई भी क्वेश्चंस है तो अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन किया करें। थैंक यू।